हूँ डॉक्टर स्वीकृति, एक एंडोडोंटिस्ट। पिछले वीडियो में हमने बात करी कि फिलिंग होती क्या है, फिलिंग कब करानी चाहिए और कौन सा मटेरियल किस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर केयर फिलिंग के बाद कैसे होती है, फिलिंग निकल क्यों जाती है बार बार और फिलिंग की कॉस्ट क्या आती है। कॉस्ट हर मटेरियल और सिटी के हिसाब से वैरी करता है। ये सबसे बजट फ्रेंडली होता है लेकिन लुक को कॉम्प्रोमाइज करता है। ये मीडियम रेंज मटेरियल होता है, थोड़ा ज़्यादा प्राइस, लेकिन इसका लुक एकदम नेचुरल होता है जो इसको सबसे पॉपुलर चॉइस बनाता है। ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए टेम्परेरी फिलिंग या बच्चों में यूज होता है। ये एक प्रीमियम रेंज मटेरियल है, कॉस्ट थोड़ा हाई है लेकिन नेचुरल लुक और ड्यूरेबिलिटी एकदम एक्सीलेंट मिलती है। ये एक लग्जरी कैटेगरी में आता है, प्राइस सबसे ज़्यादा लेकिन लाइफ भी सबसे ज़्यादा। अब एक ज़रूरी बात, अगर आप फिलिंग इग्नोर करते हैं और बाद में आपको रूट कैनाल एंड क्राउन करवाना पड़ता है तो ये ट्रीटमेंट फिलिंग के कंपैरिजन 5 से 10 गुना ज़्यादा पड़ता है। एक सही इन्वेस्टमेंट आपकी स्माइल और ओरल हेल्थ दोनों को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए सोच समझकर फिलिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट एंड लुक के बेसिस पर भी। आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब मैंने फिलिंग करवाई थी लेकिन निकल गई। एक्चुअली फिलिंग फेल होने के कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है कैविटी दोबारा बन जाना। अगर ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती है या फिर फिलिंग के कॉर्नर्स में प्लाक डिपॉजिट हो जाता है तो वो दोबारा केरीज बनाता है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी केरीज। ये मेन कॉज होता है फिलिंग के फेलियर। दूसरा है मॉइस्चर ड्यूरिंग फिलिंग, स्पेशली कॉम्पोजिट फिलिंग में अगर फिलिंग करते समय थोड़ा भी मॉइस्चर आ गया सलाइवा से या फिर वहां वाटर कंटामिनेशन हो गया तो बॉन्ड वीक हो जाता है और बाद में फिलिंग फेलियर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज चूइंग प्रेशर। पीछे के दांत में स्पेशली मोलर्स में चूइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो अगर कैविटी बड़ी थी या मटेरियल की स्ट्रेंथ कम थी तो पीछे के दांतों में प्रेशर की वजह से फिलिंग फ्रैक्चर या क्रैक हो जाती है। साइंस कहती है कि पीछे के दांत की कॉम्पोजिट फिलिंग का एनुअल फेलियर रेट होता है 2 से 3%, स्पेशली ड्यू टू फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज वेरी डीप कैविटी। अगर डिके पल्प के एकदम पास था, मतलब कैविटी बहुत बड़ी थी, तो कई बार फिलिंग स्टेबल नहीं होती है, ऐसे में रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। साइंस कहती है कि डीप केरीज केसेस में पल्प थेरेपी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूरी हो सकती है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर बाइट एडजस्टमेंट। कभी फिलिंग के बाद अगर बाइट हाई रह गई तो उससे कांस्टेंट प्रेशर पड़ता रहता है और अल्टीमेटली फिलिंग फ्रैक्चर हो जाती है। नेक्स्ट इज मटेरियल लिमिटेशन। हर फिलिंग मटेरियल की एक नेचुरल शेल्फ लाइफ होती है। तो कंक्लूजन एकदम सिंपल है, फिलिंग फेल होने का मतलब हमेशा डेंटिस्ट की गलती नहीं होती। कभी च्यूइंग प्रेशर, कभी ओरल हाइजीन, कभी मटेरियल की लाइफ स्पैन, सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। अब कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। सो मिथ नंबर 1 इज फिलिंग के बाद दांत वीक हो जाता है, बट द फैक्ट इज फिलिंग से दांत सील होता है जिसकी वजह से दांत और स्ट्रॉन्ग बनता है। मिथ नंबर 2 इज फिलिंग एक बार हो गई तो लाइफ टाइम चलेगी, बट द फैक्ट इज फिलिंग एक लाइफ स्पैन के लिए होती है, रिप्लेसमेंट जरूरी है। जैसे कि कॉम्पोजिट 5 से 7 साल चलती है, अमलगम इज फॉर 10 to 15 ईयर्स, सिरेमिक इज फॉर 10 to 15 ईयर्स, गोल्ड इज फॉर 20+ ईयर्स। मिथ नंबर 3 इज अमलगम इज हार्मफुल, बट द फैक्ट इज WHO एंड ADA दोनों में कहा है कि अमलगम इज सेफ फॉर एडल्ट्स। मिथ नंबर 4, फिलिंग के बाद अगर दर्द हुआ मतलब फिलिंग गलत हुई है, बट द फैक्ट इज अगर डीप कैविटी है तो थोड़ी सेंसिटिविटी होना नॉर्मल है जो कुछ दिनों बाद सेटल हो जाती है। मिथ नंबर 5, बड़ी कैविटी में भी फिलिंग हो जाती है, रूट कैनाल की जरूरत नहीं, बट द फैक्ट इज अगर कैविटी बहुत डीप है और पल्प तक पहुंच गई है तो नॉर्मल फिलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। मिथ नंबर 6, फिलिंग गिर गई है मतलब डेंटिस्ट की गलती है, बट द फैक्ट इज अब तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फिलिंग का गिरना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।